हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वेव फ्रंट। अब ये देखिए, वेव फ्रंट की जो थ्योरी है वो हमें हाइगन्स से मिली थी। वेव फ्रंट एक्चुअल में एक इमेजिनरी सरफेस है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट व्हेन प्लेस्ड इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम and homogeneous medium emit lights wave in all direction. The disturbance will reach simultaneously to all the particles lying on the surface of a sphere with the point source as the center. इसका मीनिंग देखिए, इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या है हमारे पास। कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक ये पॉइंट सोर्स है। हमें पता है ये लाइट सोर्स हमने लिया है। इससे हमें यहाँ से हमें पता है लाइट वेव्स आपके पास ट्रांसवर्स नेचर की हैं। क्रस्ट निकलेगा, ट्रफ निकलेगा, फिर आपके पास क्रस्ट है। तो यहाँ हाफ क्रस्ट के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया है। सिमिलरली इस सेकंड वेव के ऊपर भी हमने हाफ क्रस्ट के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। यानी कि सभी हाफ क्रस्टिस के ऊपर हमने हर वेव के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। अब ये देखिए, ये जो आपकी वेव्स हैं ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं निकलेंगी, ये ऊपर की तरफ भी वेव्स आएंगी हमारे पास। और हमारे पास इस पेज के अंदर नीचे अगर हम इसको ये सोच के रखें कि यहाँ पर हमारे पास हमारा ये लाइट सोर्स है, और इस लाइट सोर्स से होगा क्या, ऑल डायरेक्शन के अंदर, बहुत सभी डायरेक्शंस के अंदर हमारी वेव्स निकलेंगी। उन सभी वेव्स पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो आपके पास किस में हो। हर वेव के ऊपर पॉइंट आप ऐसा ढूंढिए जो बाकी वेव्स के साथ सेम एंगल बनाता हो। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ ऑफ द क्रस्ट लिया है, यहाँ पर भी हाफ ऑफ द क्रस्ट लिया है। तो सोच के देखिएगा, ये एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक बॉल की तरह हो जाएगा। बीच में लाइट सोर्स है और चारों तरफ से रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो ये इन सभी पॉइंट्स को मिलाने से जो एक इमेजिनरी सरफेस हमें मिला है, इस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट जो है आपके पास कॉन्टिन्यूस नेचर का होता है, ये नहीं है कि डिसकॉन्टिन्यूटी कहीं पर आएगी। आप देखिए, आप इन पॉइंट्स को मिलाकर भी क्या ले सकते थे, एक वेव फ्रंट ले सकते थे। यहाँ पर स्टार्टिंग का जो क्रस्ट है, अगर इसका मैं हाफ ले लेती तो यहाँ पर भी मुझे एक क्या मिल जाता, इमेजिनरी सरफेस मिल जाता। और इस इमेजिनरी सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट को मैं अगर इंडिकेट करती तो मुझे पता है यहाँ पर एंगल कितने का होता, 90 डिग्री का। ये सारे के सारे 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो एक का दूसरे के साथ जो डिफरेंस है एंगल का, वो कितने का हो जाता, 0 का हो जाता। इट मीन्स दे आर इन फेज। तो वेव फ्रंट एट एनी टाइम, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, एट एनी टाइम। आपको टाइम ज़रूर बताना पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं बताया तो हम वेव फ्रंट पता नहीं लगा पाएंगे कि हम ये वाला वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं या इस वाले की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह दें ये वेव फ्रंट हमें T1 टाइम पे मिला है, तो हम ये कह देंगे ये वाला वेव फ्रंट हमें कहाँ कब मिलेगा, जब टाइम कितना हो चुका होगा, T2 हो चुका होगा, या कोई भी टाइम आपके पास टाइम बढ़ता जा रहा हो तो वेव फ्रंट आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो एक वेव फ्रंट जो है at any time is defined as a continuous locus of all the neighboring particles vibrating in same phase. locus का मतलब क्या हो गया, सरफेस हो गया। of all the neighboring, सारे पार्टिकल्स आपने लेने हैं जो इकट्ठे ऊपर जा रहे हों या फिर इकट्ठे नीचे आ रहे हों। तो इसका मतलब उनका जो वाइब्रेशन है वो इस तरह से होगा कि वो सेम फेज के अंदर है। तो यहाँ पर वेव फ्रंट आपके पास एक कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा सरफेस बीच में से कट ऑफ है या डिसअपियर हो चुका है। तो यहाँ पर ही देख लीजिएगा, ये जो हमें यहाँ पर स्फीयर मिला है डॉटेड पोर्शन, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वेव नहीं पहुँचेगी। आपको पता है वेव तो आपके पास चारों तरफ मूव करेगी। इस पॉइंट सोर्स से बाहर की तरफ रेडिएशंस आपके चारों तरफ निकलेंगे। शेप ऑफ द वेव फ्रंट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लाइट सोर्स। यह आपके लाइट सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वेव फ्रंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पॉइंट सोर्स था। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है कि आपको ये जो आपका साइज है इस पॉइंट का नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ एमिटेड बाय दिस सोर्स। तो अगर इस सोर्स की वेवलेंथ को हम लैम्डा कह दें तो आपके पास पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वेव डायमेंशंस होगी इस सोर्स की, इससे जो लाइट निकल रही है, ये होल से जो लाइट निकल रही है, इस होल की जो डायमीटर है या इसकी जो रेडियस है, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लैम्डा। तो पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से तो आपने देख ही लिया।
चारों तरफ रेडिएशंस निकलेंगे। उनके ऐसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लीजिए जो सेम एंगल पे हो या सेम फेज पे हो और या इकट्ठे वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसे पॉइंट के ऊपर हो। तो आपको पता है कि इससे जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसी शेप का मिलेगा, आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो फॉर ए पॉइंट सोर्स एवरी स्फेरिकल सरफेस विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आपका जो छोटा सरफेस हमने बनाया था वो भी एक वेव फ्रंट था, उसकी शेप भी स्फेरिकल थी। थोड़ा सा टाइम इंटरवल बीत जाने के बाद रेडिएशंस आगे मूव कर जाएंगे, वेव्स आगे की तरफ मूव कर जाएंगी, तो आपको जो स्फीयर मिलेगा वो बड़े रेडियस का मिल जाएगा। तो पार्टिकल छोटे वाले के अंदर भी सेम फेज में थे और बाहर वाले जो स्फीयर के अंदर भी पार्टिकल आपके किस में है, सेम फेज के अंदर ही है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका वेव फ्रंट कहलाता है। तो वेव फ्रंट को अगर हम डिफाइन करें तो वेव फ्रंट आपके पास क्या है, आपकी कंडीशंस हैं यहाँ पर। अगर आपका होमोजीनियस मीडियम है और आइसोट्रॉपिक मीडियम है तभी आप वेव फ्रंट को डिफाइन कर पाएंगे। तो वेव फ्रंट के लिए हमें जो मीडियम है वो होमोजीनियस चाहिए और हमें कैसा मीडियम चाहिए, आइसोट्रॉपिक मीडियम चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। अगर होमोजीनियस मीडियम नहीं है तो सोच के देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर तो आ जाए कुछ डेंसर मीडियम और इस साइड आपके पास आ जाए रेरर मीडियम। तो इधर तो लाइट क्या कर जाएगी, फास्टली मूव कर जाएगी, तो यहाँ तक पर तो आपके रेडिएशन जल्दी पहुँच जाएंगे। और ये डेंसर मीडियम अगर हो गया तो यहाँ पर तो लाइट आपकी क्या करेगी, पास तक ही रहेगी। तो अब ये जो शेप आप लेके चलेंगे दैट विल नो लॉन्गर बी ए स्फेरिकल शेप। तो ये शेप्स हम तभी डिस्कस कर रहे हैं जब हमारा मीडियम कैसा है, होमोजीनियस है। दूसरा मीडियम आपके पास आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक मीडियम वो होता है, आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस मीडियम में किसी भी डायरेक्शन से स्टडी स्टडी कर लीजिए, हमेशा आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी हर डायरेक्शन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड शो करेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी मीडियम है या कोई आपके पास आइसोट्रॉपिक जो है मीडियम है। इस आइसोट्रॉपिक मीडियम में आपने चाहे रेडिएशंस यहाँ से डाले हों, चाहे आपने रेडिएशंस यहाँ से डाले, चाहे आपने रेडिएशंस यहाँ से डाले, रेडिएशंस अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी मीडियम शो कर रहा है इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द फिजिकल डिफरेंस जो भी आपके मीडियम है एक ही हर डायरेक्शन के अंदर रेडिएशंस के साथ एक ही जैसा बिहेवियर, एक जैसा पेनिट्रेशन रेडिएशन को अगर करने दे रहा है तो ऐसे मीडियम को हम क्या कह देंगे, आइसोट्रॉपिक मीडियम कह देंगे। तो टाइप ऑफ वेव के अंदर वेव फ्रंट के अंदर हमने देख लिया। जब आपका पॉइंट सोर्स रहेगा तो आपको कैसा वेव फ्रंट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप का वेव फ्रंट है और वो किस टाइप के सोर्स से हमें मिलेगा। सेकेंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज अवर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए आपको नज़र आ रही है जो बाहर हमने सिलेंडर बनाया है, इस पर कोई भी पार्टिकल अगर आप देखेंगे तो सब सारे के सारे पार्टिकल आपस में फेज के अंदर हैं, या कहिए उनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, ज़ीरो है। ये कब मिला हमें, जब हमारा ओ ओ डैश एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स की ये देखिए लेंथ तो है लेकिन इसका ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना विड्थ है। तो एक ऐसी ट्यूबलाइट सोच के देखिएगा जिसकी रेडियस ना के बराबर है लेकिन उसकी लेंथ है। तो उससे जो रेडिएशंस निकलेंगे, जब आप उन रेडिएशंस को वहाँ से देखेंगे तो ऐसे को सारे पॉइंट्स ढूंढ लीजिए जो आपके पास सेम एंगल के ऊपर आ रहे हों। तो उनसे जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो वेव फ्रंट कौन से टाइप का होगा, वो आपका कहलाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। When light source is linear, then the wavefront takes the cylindrical shape। तो आपको cylindrical shape का wavefront मिल जाएगा। अब लास्ट टाइप जो हमारे पास है वो है प्लेन वेव फ्रंट की। अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, आप देखिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो आपके पास है, ये पोर्शन देखिए। अब आपका ये पोर्शन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से कर्व होगा, लेकिन ये पोर्शन को अगर आप दूर दूर ले जाते जाएंगे तो ये पोर्शन आपका कर्व नहीं दिखाई देगा। और बड़ा कर दीजिए, आप यहाँ पर देखिए वेव फ्रंट क्या है, तो आप ये देखिए ये बड़ा बड़ा आपका सिलेंडर होता जाएगा। तो ये जो कर्व है ये आप अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे देखेंगे तो ये कर्व कर्व नहीं नज़र आएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, प्लेन नज़र आएगा।
इफ़ अ पॉइंट और लीनियर सोर्स प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो या तो आप पॉइंट सोर्स रख दीजिए, पॉइंट सोर्स आपको पता ही है ये पॉइंट सोर्स था। तो इस पॉइंट सोर्स का इतना बड़ा रेडियस सोच के देखिएगा कि यहाँ पर ये जो आप छोटा सा हिस्सा अगर देखें तो वो कैसा नज़र आए, आपको प्लेन नज़र आए। आप सर्कल से ही इंडिकेट कर लीजिए, अगर सर्कल की रेडियस बहुत बड़ी है तो आप अगर उसका छोटा सा पार्ट सर्कल का देखते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह से स्फेरिकल शेप का या सिलेंड्रिकल शेप का, बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल शेप हो या बहुत बड़ा स्फेरिकल शेप हो, इफ़ यू जस्ट लुक फॉर द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट यू विल गेट अ प्लेन। आपको एक प्लेन नज़र वहाँ पर आएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट आपको कब मिलेगा? इफ़ अ पॉइंट और लीनियर सोर्स, दोनों ही तरह के सोर्स हैं। पॉइंट सोर्स से आपको स्फेरिकल वेव मिली थी, लीनियर सोर्स से आपको सिलेंड्रिकल मिली थी। आप इसको प्लेस कर दीजिए इन्फिनिटी पे, देन द पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इन्फिनिटी पे जब आप रख देंगे तो वहाँ पर जो आपको स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेंगे, वो आप उनको सिंपली क्या कह सकते हैं? प्लेन वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। यू कैन एट लार्ज distances, you can say that at large distances from the source, a small portion of sphere can be considered as a plane. आप उसको प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। वेव फ्रंट की शेप्स आगे कैसे बढ़ेंगी टाइम के साथ, वेव फ्रंट की शेप कैसी हो जाएगी, हाउ दे प्रोपगेट। तो यहाँ पर हमें हाइगन प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि किसी भी वेव फ्रंट की शेप और पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितनी होगी, कैसी होगी, पोजीशन कहाँ होगी, शेप कैसी होगी उस वेव फ्रंट की, अगर आपको ये पता हो कि उससे पहले वाले टाइम पे आपके वेव फ्रंट की शेप और पोजीशन क्या थी। दोबारा देखिएगा, हाइगन प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है? हाइगन प्रिंसिपल से हमें वेव फ्रंट की शेप और पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पता चल जाएगी अगर हमें उसी वेव फ्रंट की पोजीशन और शेप थोड़े टाइम पहले पता हो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस principle, shape and position of the wavefront at certain time can find out if its shape and position is known for some earlier time। आप अगर थोड़े समय पहले उस वेवफ्रंट को देख चुके हैं तो थोड़े समय के बाद उस वेवफ्रंट की पोजीशन क्या होगी और शेप कैसी होगी उसका पता हम लगा लेंगे। हाइगन ने इस प्रिंसिपल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में देखिए वो हमें क्या बता रहा है। हमें बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कंसीडर कर लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट सोर्स था, इसको हम एस कह रहे हैं, तो आपको पता है पॉइंट सोर्स से ये आपको क्या मिल जाएगा? ए बी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का आपने क्या कर दिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का ये जो ए बी छोटा सा पार्ट है, इस पे एक पॉइंट एस डैश मान लीजिएगा। एस डैश जो है एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। यानी कि वेव फ्रंट के ऊपर, ये आपके पास पूरा का पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट था ही क्या आपके पास? वो एक पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ही तो था। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। तो ये जो आपका एक पॉइंट है एस डैश, वो एक क्या करेगा? पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और अब ये देखिए, अगर ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा देन इट इज़ गोइंग टू एमिट द वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट्स एमिट स्टार्ट कर देगा, एमिट करना। और इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट्स से बता सकते हैं कि ये आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रख लीजिएगा कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए पॉइंट सोर्स एंड एमिट्स स्फेरिकल वेव्स। स्फेरिकल वेव्स क्यों? क्योंकि आपने कहा कि पॉइंट सोर्स बनेगा, ये अगर पॉइंट सोर्स बनेगा तो स्फेरिकल वेव्स निकलेंगी। किस डायरेक्शन में निकलेंगी? सारी डायरेक्शंस में निकलेंगी, जैसे कि पॉइंट सोर्स सारी डायरेक्शन में रेडिएशंस निकालता है। कितनी वेलोसिटी से? लाइट है, कितने से चलेगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही आपके सारे रेडिएशंस निकलेंगे। उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पर हम ये बताएंगे कि आपका शेप कैसी बनेगी वेव फ्रंट की थोड़े टाइम के बाद, अगर पहले टाइम में आपको इसका पता है। लोकस ऑफ ऑल दीज वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मीनिंग देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर तो हमने क्या किया था,
जो आपका ये वाला डायग्राम था, इसमें सिर्फ ए बी के ऊपर एक ही पॉइंट कंसीडर किया था, एस डैश। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास ए बी क्या है, ये ए बी पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट है। ये कैसी शेप का है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये आपने कब देखा, आपने देखा टी टाइम के ऊपर। टी टाइम के ऊपर ये था आपका ए बी, आपका वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स से मिला, स्फेरिकल शेप का है। इस ए बी के ऊपर पॉइंट्स कंसीडर करना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 आपने पॉइंट्स मान लिए। आपको पता है ये जो 1 है, ये सोर्स की तरह काम करेगा, पॉइंट सोर्स। तो ये क्या करेगा, रेडिएशंस निकालेगा। तो ये रेडिएशंस निकाल रहा है यहाँ पर हर डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी क्या बन गया, एक पॉइंट सोर्स हो गया, और स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं। आपको कितने टाइम के बाद पता लगाना था कि वेव फ्रंट की पोजीशन या शेप कैसी हो। हमारे पास डेल टी प्लस डेल्टा टी के टाइम के बाद आपको पता लगाना था। मान लीजिए ये सिचुएशन है कि टी पर तो आपको पता था, अर्लियर टाइम पर तो आपको पता था, और आपको डेल्टा टी टाइम के बाद पता लगाना था कि ए बी जो वेव फ्रंट है उसकी शेप कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। तो अब ये देखिएगा, जो आपका ये पॉइंट है 1, वो डेल्टा टी टाइम के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, पहुँच मत जाएगा ये भी मत कहिए। ये मान लीजिए इससे जो रेडिएशंस निकलेंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो सोच के देखिए, ये 1 से 1 डैश तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे देंगे आप। ये तो लाइट ही तो मूव कर रही है, तो लाइट कितने से मूव करेगी। अगर वैक्यूम है तो सी से, अगर मीडियम है तो वी से। कितना टाइम लगा रही है, 1 से 1 डैश पर आने में टाइम कितना लगना चाहिए, डेल्टा टी। तो डिस्टेंस यही हो गया ना, वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो इसको आप डिस्टेंस कह सकते हैं। तो 1 से 1 डैश का जो डिस्टेंस है वो एक तरह से आपके इस स्फीयर का क्या हो गया, रेडियस हो गया। इतना ही टाइम आपको 2 से 2 डैश जाने पे लगेगा। डेल्टा टी पे ही तो पता लगाना है कि वेव फ्रंट कहाँ पहुंचेगा। तो आपके पास 2 से जो रेडिएशन निकल रहे हैं उनकी वेलोसिटी भी या तो सी है या फिर क्या है, वी है। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है 2 से 2 डैश, ये इतना ही तो होगा जितना कि वी से वी डैश है। अगर मीडियम कैसा लिया है हमने, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। तो 3 से 3 डैश भी डिस्टेंस कितना होगा, वी इंटू डेल्टा टी। 4 से 4 डैश भी कितना होगा, वी इंटू डेल्टा टी। अब इन पॉइंट्स को, ये जो आपका 1 डैश है, 2 डैश है, इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट बनानी स्टार्ट कीजिए। ये टेंजेंट्स को मिलाकर आपको एक सरफेस मिल जाएगा, और ये सरफेस आपका क्या है, ये आपका नया वेव फ्रंट है। जब आपको कब मिला, ये आपको डेल्टा टी टाइम के बाद मिला। तो देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपने देखा था टी टाइम के ऊपर। डेल्टा टी टाइम के बाद भी आपको क्या मिल रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। और आपके इस वेव फ्रंट ए बी में और ए डैश बी डैश के अंदर रिलेशन क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं है, वो आपके पास सी इंटू में डेल्टा टी, या फिर कह दीजिए वी इंटू में डेल्टा टी है। सिमिलरली व्हाट हैपन्स टू द प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट का क्या होगा। प्लेन वेव फ्रंट हमारा इनिशियल था ए बी, और किस टाइम के ऊपर था, टी के ऊपर। तो आपको पता है वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स ले लिया आपने 1 2 3 4। तो हाइगन्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है ये पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट सोर्स हैं। तो इससे हमारे रेडिएशंस निकल रहे हैं, हर डायरेक्शन में हमने रेडिएशंस निकाल दिए। तो हमने देखा 1 से 1 डैश पर रेडिएशन पहुंच जाएंगे कितने टाइम के बाद, डेल्टा टी टाइम के बाद। और 1 से 1 डैश के बीच का जो डिस्टेंस है या जो रेडियस है वो कितना होगा, वी इंटू डेल्टा टी। और अगर सी इंटू डेल्टा टी लिख दोगे तो कह दोगे कि वैक्यूम में चल रही है आपकी लाइट, या वैक्यूम में मूव कर रहा है आपका वेव फ्रंट। तो 2 भी 2 डैश पे मूव कर जाएगा कितने टाइम के बाद, वी इंटू डेल्टा टी के बाद। 3 भी 3 डैश पे मूव कर जाएगा, 4 भी 4 डैश पे। तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, और इस वेव फ्रंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए डैश और बी डैश पे। तो देखिए, आपको थोड़े टाइम से पहले टी पर आपको पता था, थोड़े टाइम के बाद डेल्टा टी पे आपको पता लगाना था कि वेव फ्रंट कहाँ होगा और शेप कैसी होगी। तो देखिए, ए डैश बी डैश पोजीशन भी मिल गई है और शेप भी आपको नज़र आ रही है। तो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में ही प्रोपगेट करता है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ही क्या करेगा, आपका प्रोपगेट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ
इंटरफेरेंस कंसेप्ट भी आ जाएगा। आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स जैसे पीछे वाले एग्जांपल में हमने मान लिए थे। तो वेव फ्रंट है कि आपके पास लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। तो हाइगन का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है हर पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, और आपको पता है सोर्स की तरह करेगा, तो ये तो रेडिएशन आपके सोर्स की तरह तो रेडिएशन आपके इस तरह से वेव फ्रंट तो आपके यू इस तरह से निकलते जाएंगे। सेकंड से भी निकलेंगे, थर्ड से भी निकलेंगे। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट के जो रेड वेव फ्रंट्स हैं दे आर ओवरलैपिंग ऑन द सेकंड्स वेव फ्रंट। अब इसका मीनिंग देखिएगा, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। कंसीडर कर लीजिए कि ये आपकी फर्स्ट से निकलने वाले रेडिएशंस हैं, और हम इन रेडिएशंस को किस तरह से दिखा सकते हैं। आपकी वेव ही तो है, तो अगर वेव है तो ये वेव आपकी किस तरह से चलेगी, सारी डायरेक्शंस के अंदर चलेगी। आपके पास यहाँ से भी चल रही होगी, आपके पास यहाँ से भी चल रही होगी, यहाँ पे भी चल रही होगी हमारे पास। सिमिलरली सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट की भी तो आपकी रेडिएशंस निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो वो आपके कुछ इस तरह से भी निकल रहे होंगे, कुछ इस तरह से भी निकल रहे होंगे, यानी कि हर डायरेक्शन में निकलेंगे, स्फेरिकल शेप बन जाएगी। इफ़ यू आर जस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन कि आपका यहाँ देखिएगा कि आपका क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है, तो आपको क्या मिल गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल गया। आपका इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे जो क्रस्ट है वो किसके ऊपर गिर रहा है, ट्रफ के ऊपर गिर रहा है। ये देखिएगा, ये सेकंड वेव का तो हो गया ट्रफ, और ये पहली वेव का क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो आपके जो वेव फ्रंट्स हैं दे अंडरगो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के अंदर चले जाते हैं। तो आपके ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स म्यूचुअली इंटरफेयर विद ईच अदर, और इस प्रिंसिपल को हमने एक और नाम दे दिया है। नाउ इट इज़ कॉल्ड हाइगन्स फ्रेशनल प्रिंसिपल, क्योंकि जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट दिया था वो कहाँ से मिल गया था, हमें फ्रेशनल से मिल गया था। तो इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल का भी यूज़ हुआ है, वेवलेट्स का, वेव फ्रंट्स का भी यूज़ हुआ है, और इंटरफेरेंस का भी यूज़ हुआ है। तो हमारे जो वेवलेट्स हैं या वेव फ्रंट्स हैं दे अंडरगो इंटरफेरेंस, एंड नाउ दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड हाइगन्स फ्रेशनल प्रिंसिपल। तो इसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल। अब ये देखिएगा, हमने जो पीछे दिखाया था कि टाइम के साथ कैसे चेंज होंगे, तो अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही दिखाया है कि लाइट आगे की तरफ ही निकल रही है, हमने पीछे की तरफ वेव फ्रंट नहीं दिखाया। ये पीछे की तरफ वेव फ्रंट ना तो हमने स्फेरिकल में दिखाया और ना हमने इस केस में दिखाया प्लेन वेव फ्रंट के केस में। तो वाई दिस हैपन्स, ये हमारे पास रीज़न है। एक रीज़न क्या है कि डिफ्रैक्शन में जब हमने देखा कि लाइट आपकी मुड़ रही है इन व्हेन इट पासेस थ्रू एन ऑब्स्टेकल, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो सीधी लाइट जाती है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और जो हमारी लाइट, मान लीजिए कि ये लाइट सीधी जा रही है तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये जो रेज जाती हैं तो इनका एम्पलीट्यूड, यहाँ पर अगर हम स्क्रीन लगा दें तो वी गेट ब्राइट हेयर एंड लेस ब्राइट हेयर बिकॉज ऑफ अ फैक्टर दैट इज़ नोन एज ऑब्लिक्विटी फैक्टर। तो ये ऑब्लिक्विटी फैक्टर आपके पास क्या होता है, 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर पहले 90 डिग्री का एंगल बनाइए, और उसके बाद आप वो डायरेक्शन बताइए जिस डायरेक्शन में आपने ब्राइटनेस देखनी है या वेव फ्रंट देखना है। तो डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन, इसका मीनिंग देखिएगा, मीनिंग क्या है हमारे पास, यहाँ हम इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर रहे हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर भी बराबर चमक है, यहाँ पर भी वैसी चमक है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है लाइट की, यहाँ पर भी इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करती है उसमें इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, और इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर लाइट देखिए एंगल कितने का बना रही है आपके पास, ये है आपका एंगल थीटा। अब देखिए कैसे हमने पता लगाया, ये आपका ए बी क्या है, ये आपके पास आपका ए बी है प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने।
नॉर्मल बना दिया। और इस डायरेक्शन में आप एम्पलीट्यूड पता लगाना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल और एम्पलीट्यूड के बीच में, इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड, ये आपकी वो कंसिडर्ड डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, थीटा का। तो ये थीटा आपका जो हमने यहाँ लिखा है ये वाला थीटा है। अब द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी wavelets is not uniform in all the direction. It is maximum in the forward direction and zero in the backward direction. अब ये देखिए क्यों है फॉरवर्ड इन द, मैक्सिमम क्यों है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और मिनिमम क्यों है या कहीं जीरो क्यों है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन में। थीटा की जगह यहाँ पर 0 डिग्री रख रखिएगा। अब ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन तो यही हो गई ना, तो यही परपेंडिकुलर है, यही आपकी कंसिडर्ड डायरेक्शन है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। थीटा की वैल्यू 0 रखते ही हमारे पास ये जो रिजल्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम बैक चलें तो बैक में ये देखिए ये तो हो गया नॉर्मल और ये हो गया हमारी कंसिडर्ड डायरेक्शन। एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। एंगल अगर 180 डिग्री का हो गया तो हमारा जो ऑब्लिक्विटी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर थीटा 0 आपकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर थीटा की वैल्यू पाई है। तो इसी वजह से ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 - 1, क्योंकि कोस पाई -1 होता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 0। इस वजह से वेवफ्रंट आगे आगे की तरफ बढ़ते नजर आते, पीछे नहीं चलेंगे। वहां पर ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हैंस 0 एम्पलीट्यूड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो वहां पर आपको हमेशा डार्कनेस नजर आएगी, तो वेवफ्रंट आगे आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा या पीछे मूव नहीं करेगा। अब प्लेन वेव फ्रंट जब भी किसी पिन होल में से निकाला जाता है, और पिन होल का भी आपका वो जो छेद है, जो आपने वहाँ पे हार्डबोर्ड ले लीजिए, हार्डबोर्ड पे आपने छेद कर दिया, अगर उस छेद का डायमीटर रेडिएशंस की वेवलेंथ से बहुत बहुत छोटा है, तो प्लेन वेव फ्रंट आप इस हार्डबोर्ड पर डालिए जिस पे आपने एक पिन होल कर रखा है। उस पिन होल में से जो रेडिएशंस निकलेंगे वो आपके कैसे होंगे, वो आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। तो अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या है। ये है आपके पास आपका प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट आगे की तरफ मूव किए जा रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट को यूँ मान लीजिए ना कि इस तरह से ये आपके पास पूरा का पूरा इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स एक्ट एज सेकेंडरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी सोर्सेज भी और वो आपस में सारे के सारे किस में, फेज में भी हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट की जो यानी कि लाइट की जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है वो कंसिडर कर लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस है। आपने यहाँ पर एक हार्डबोर्ड रख दिया और इस हार्डबोर्ड में एक छोटा सा यहाँ पर होल कर दिया है। इस होल में से जब लाइट आएगी तो इसका मतलब जो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको तो लाइट यहाँ से आती नज़र आएगी ना, यहाँ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा आपने क्या लगा रखा है, कार्डबोर्ड लगा रखा है। तो ये सोच के देखिएगा, यहाँ आपने कार्डबोर्ड लगा रखा है, होल में से ये आपके पास यहाँ मान लीजिए एक होल है, लाइट आपको यहाँ से आती नज़र आएगी। तो लाइट आपको कैसी नज़र आएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर हाइगन्स प्रिंसिपल का जो फर्स्ट पार्ट था, तब ये देखिए ये जो पॉइंट है ये आपका जो प्लेन वेव फ्रंट है टी प्लस डेल्टा टी टाइम के ऊपर यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच गया तो ये पॉइंट ये आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के ऊपर ये जो पॉइंट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह। और अगर ये पॉइंट सोर्स है इट विल एमिट द स्फेरिकल वेव्स, तो स्फेरिकल वेव्स निकालेगा। अब अगर आपका मीडियम सेम है कार्डबोर्ड के इधर और कार्डबोर्ड के इधर, आपका अगर दोनों जगह मीडियम सेम है तो यहाँ पर आपके पास जो क्रस्ट और ट्रफ बन रहे थे यहाँ पर भी उतनी ही लेंथ के क्रस्ट और ट्रफ बनने वाले हैं। इट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट एंड वेवलेंथ ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल रिमेन्स द सेम, वो आपका सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कंडीशन तब है जब ये जो होल है आपका जो पिन होल है उसका जो साइज है वो लैम्डा से क्या हो, बहुत बहुत कम हो। तो अब देखिए प्लेन वेव की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली। तो अगर मेरे पास ये है प्लेन वेव फ्रंट, तो इस प्लेन वेव फ्रंट पे जो वेव्स होंगी मैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ट्रैवलिंग वेव्स को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। साई एक्स टी पोजीशन बता रहे हैं, टी टाइम पर टी टाइम के ऊपर एक्स पोजीशन, इट मीन्स द वेव इज प्रोपगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन।
एम्पलीट्यूड कितना है वेव का, आप जानते हैं वेव किसकी फॉर्म में मूव करेगी, क्रस्ट और ट्रफ की, तो ये आपके पास क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, के किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट को। ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा कि वेव्स प्रोपगेट अलोंग एक्स एक्सिस, क्यों हमने करवाया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स लिख रखा है, अगर वाई लिख रखा होता तो वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट करते अलोंग वाई एक्सिस, अगर यहाँ जेड होता तो अलोंग जेड एक्सिस करते, और अगर यहाँ आर होता तो आर का मतलब आप जानते हैं एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। तो आप 3D के अंदर अपनी वेव्स को मूव करवा रहे हैं, तो प्लेन वेव 3D के अंदर तो मूव करेगी नहीं, वो तो स्फेरिकल वेव मूव करेंगी, तो प्लेन वेव या तो इधर जाएंगी, एक्स एक्सिस पे जाएंगे, या वाई पे जाएंगे, या जेड पे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कौन सी डायरेक्शन हमने ली है, अलोंग एक्स एक्सिस हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारे वेव फ्रंट्स हैं उनके ऊपर जितनी भी वेव्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, फेज में होंगे। तो कॉस थीटा, थीटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट शुड बी कांस्टेंट, वो हर वेव का कांस्टेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू द अदर वेव। तो आपका अगर ये कांस्टेंट है, ओमेगा अगर हमने वेव का कांस्टेंट कर रखा है, वेव फ्रंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो अब ये देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम टी भी कांस्टेंट हो गया। तो सोचिए कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपके पास के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट है, तो के एक्स भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। इसका मतलब एक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट, कब, जब टी कांस्टेंट था। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पाई अपॉन लैम्डा को, दैट इज योर प्रोपगेशन कांस्टेंट। अगर आपने टाइम को इंक्रीज करवा दिया तो इस इक्वेशन में देखिएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर वी नो दैट ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है। तो टाइम के साथ कौन वेरी करेगा, यहाँ पर एक्स। सोचिए, अगर टाइम बढ़ रहा है तो एक्स का क्या होगा कि आपका ये पूरा रिजल्ट, ये जो पूरा डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ जाए, तो एक्स को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टाइम के साथ आपकी एक्स की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट था, t1 टाइम पे उसकी पोजीशन x1 थी, उसके बाद t2 टाइम, टाइम बढ़ता चला गया, x डायरेक्शन के अंदर वेव फ्रंट प्रोपगेट कर रहा है, t2 पर x2 हो गई, तो t2 इज इंक्रीजिंग एंड x2 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसके बाद हमारी स्फेरिकल वेव्स हैं, तो स्फेरिकल वेव्स को रिप्रेजेंट हम किस से करेंगे, साई आर टी। अब ये देखिए, आर का मतलब क्या है, आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी, और जेड के अलोंग भी। और टी टाइम के ऊपर उसकी रेडियस कितनी है, आपकी स्फेरिकल वेव की आर है। ए अपॉन आर इसका मैग्नीट्यूड है, कॉस ऑफ के आर माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए, ए आर क्यों लिया गया, हम जैसे जैसे पॉइंट सोर्स से दूर जाते जाएंगे, रेडियस क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज। और इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर देखिए, दो केसेस आ गए कि इंटेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कब डिक्रीज कर रही है, जब आपका आर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ देखिएगा, अगेन वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं तो ये फैक्टर आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सारी वेव्स के लिए ये फैक्टर कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो के आर माइनस ओमेगा टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। के प्रोपगेशन कांस्टेंट होता ही है, ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर टी इंक्रीज कर गया, टाइम इंक्रीज कर गया, तो देखिए रेडियस इंक्रीज कर रही है। t1 टाइम के ऊपर ये वेव फ्रंट था आपका, रेडियस थी r1। t2 टाइम के ऊपर आपका वेव फ्रंट हो गया ये वाला, और रेडियस कितनी हो गई, r2 हो गई। तो a बाय आर हमने किस वजह से लिया है, इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर। तो आप देखिएगा कैसे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड कितना है आपका, ए बाय आर। अगर यहाँ पर सिर्फ ए ले लेते तो यहाँ पर हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इंटेंसिटी क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है एज द रेडियस इंक्रीजेस। तो इस वजह से ए के साथ हमने यहाँ पर क्या लिया है, आर लिया है।
तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है और वेवलेट्स क्या होते हैं, वेव फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं।